हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। ओके, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकाले हुए थे, जैसे कि वर्क का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन। तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाले हुए थे। तो वो सब कुछ देखकर ही आज के लेक्चर में आपको आना है, तो ही आज का ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला टॉपिक आपको पता ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, एंड दूसरा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम जितने भी डायमेंशन फाइंड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, वो सारे डायमेंशन कहीं पे यूज आते हैं कि हम ऐसे ही बनाते जाते हैं, ऐसे ही डायमेंशन डिराइव करते हैं। तो उनकी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो उनकी बेसिक 2 एप्लीकेशन है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का आप डायमेंशन फाइंड करते हो तो उनकी बेसिक 2 एप्लीकेशन है। उसमें पहली एप्लीकेशन ऐसी है, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, वो फंडामेंटली डायमेंशनली राइट है कि रॉन्ग है, वो आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। वो कैसे, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बारे में। लेक्चर जैसे आगे बढ़ेगा वैसे हम पढ़ते जाएंगे। ओके, दूसरी एप्लीकेशन उनकी ऐसी है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है, वो फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम में से दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको डायमेंशन का यूज होता है। कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, डायमेंशन का यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके, सबसे पहले वो प्रिंसिपल ही समझते हैं कि वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। आपको ये पता होगा कि कोई भी इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन किससे बना होता है, टर्म से बना होता है, अलग अलग टर्म से बना होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसमें जितने भी टर्म होते हैं वो सारे टर्म के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर सारे टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं तो ही वो इक्वेशन क्या होता है, राइट होता है, वरना वो इक्वेशन क्या होता है, रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, एफ इज इक्वल टू ए टी, या फिर एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब, ऐसा इक्वेशन आपको दिया गया है और ये इक्वेशन है फोर्स का। ओके, तो ये इक्वेशन में कितने टर्म है, टर्म नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 टर्म का बना हुआ ये इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये चारों टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या होगा, राइट होगा। ओके, इतना समझ में आया। यही प्रिंसिपल को हम दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं, we can add or subtract similar physical quantities। हम क्या कर सकते हैं, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर उनको ही हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ, जैसे कि टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, मैंने लिया 4 सेकंड। ओके, तो 4 सेकंड में मैं सिर्फ क्या ऐड कर सकता हूँ, टाइम ही ऐड कर सकता हूँ। मतलब 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड, तो ही उनका आंसर क्या आता है, 7 सेकंड। ओके, मतलब जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है उनको ही आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कोई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 4 सेकंड प्लस 3 एम्पियर, इसका कोई मीनिंग होता है नहीं, क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। टाइम, सेकंड मतलब टाइम होता है, एम्पियर मतलब करंट होता है। तो आप टाइम को करंट के साथ ऐड कर सकते हो नहीं, क्यों ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके,
फॉर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन दिया गया है। 3 न्यूटन मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? फोर्स। तो आप फोर्स के अंदर 3 एम्पियर को ऐड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि फोर्स भी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है एंड एम्पियर भी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो। कौन सी है? करंट। तो फोर्स के अंदर आप करंट को ऐड कर सकते हो? नहीं। तो आपको फोर्स के अंदर क्या ऐड करना होगा? फोर्स ही ऐड करना होगा। तो 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो ये ऐड होता है और उसका आंसर क्या आता है? 6 न्यूटन। इतना समझ में आया कि नहीं? ओके। प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं वो सारे टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसा कह सकते हो कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, चलो बहुत सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये सारे आईआईटी लेवल के एग्जाम्पल हो गए, तो आपको ध्यान से समझना होगा। वैसे इतने हार्ड नहीं है क्योंकि आप 10th में से 11th में आए हो, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत ऐसा आपको लगेगा, लेकिन इतना कुछ है नहीं। ओके, आपको ध्यान से सिर्फ समझना है। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशन ऑफ question. Okay, question number 1, find the dimension of a and b in equation v is equal to a plus bt। एक इक्वेशन आपको दिया गया है v is equal to a plus bt। ये इक्वेशन में आपको a एंड b का क्या करना है? डायमेंशन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन में कितने टर्म है। तो इक्वेशन में कितने टर्म है? टर्म नंबर 1, 2 और 3 टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? तीनों टर्म के डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब ए टर्म का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन ए टर्म का होता है एंड वही डायमेंशन ए टर्म का होता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ टर्म ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टर्म v। ओके, यहाँ पे जो v दिया गया है वो वेलोसिटी है, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है, एंड t है वो क्या है? टाइम है। ओके, तो चलो डायमेंशन ऑफ टर्म a, तो a का डायमेंशन क्या होगा? तो कि v का डायमेंशन आपको पता ही है। v का डायमेंशन, v मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? m0 l1 t-1। तो यही डायमेंशन किसका होता है? ए का होता है। ओके, तो ए का डायमेंशन मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है बी का डायमेंशन। ओके, तो ए जो पूरा टर्म है बीटी, उनका डायमेंशन वी के डायमेंशन के ही बराबर होगा क्योंकि ए दोनों टर्म एक ही इक्वेशन में है और जो इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं उनके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम डायमेंशन की जगह पे सिर्फ डी लिखेंगे क्योंकि इतना लंबा हम बार बार यूज नहीं करेंगे। ओके, तो डी ऑफ बी टी इज इक्वल टू क्या होगा? डी ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो डी ऑफ बी टी, तो बी का डायमेंशन आपको पता है? नहीं। टी मतलब होता है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? m0 l1 t-1। ओके, अभी t1 नीचे जाएगा तो m0 l1 t1 नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा? -2। तो ये किसका डायमेंशन मिल गया है? बी का डायमेंशन। ओके, तो सिंपली हमें दोनों का डायमेंशन मिल गया। ए का डायमेंशन होता है m0 l1 t-1 और बी का डायमेंशन क्या होता है? m0 l1 t-2। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C, D and E in equation x is equal to A plus BT plus CT square plus DT cube upon E plus T। ओके, चलो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन में कितने टर्म हैं। एक टर्म है, एक टर्म है, बीटी एक पूरा टर्म है,
ct स्क्वायर एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है। ओके, इतने टर्म है 1 2 3 4 5 एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये सारे टर्म के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम ए का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स। ये इक्वेशन में क्या गिवन है, एक्स आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और टी आपको दिया गया है टाइम। ओके, तो एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उनका डायमेंशन आपको पता ही होगा। तो ए का डायमेंशन कितना होगा, L1। ए का डायमेंशन मिल गया बहुत सिंपली। अभी दूसरा हम क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स। जो बी टी का डायमेंशन होगा वही किसका होगा, एक्स का डायमेंशन होगा। तो बी का डायमेंशन आपको पता है नहीं, टी का डायमेंशन क्या होता है T1। ओके, और x का डायमेंशन क्या होता है L1, क्योंकि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो चलो b का डायमेंशन क्या होगा, T1 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा L1 T माइनस 1, क्योंकि नीचे T1 होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ओके, तो b का डायमेंशन भी मिल गया L1 T माइनस 1। ओके, चलो c का डायमेंशन कैसे मिलेगा, तो a टर्म और a टर्म को हम इक्वल करेंगे, मतलब डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो c का डायमेंशन आपको पता है नहीं, t का डायमेंशन क्या होता है t, तो t स्क्वायर दिया है तो डायमेंशन भी क्या होगा t स्क्वायर इज इक्वल टू L1। ओके, तो c इज इक्वल टू क्या होगा L1 T माइनस 2। तो c का डायमेंशन भी आपको मिल गया। अभी आपको यहाँ पे E का डायमेंशन आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि E प्लस क्या किया है टाइम। तो कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, जो दो फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर होती है वही दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है। तो अगर ये टाइम है तो E भी क्या होगा, एक टाइम ही होगा, तो ही उसके साथ ऐड हुआ होगा। तो ये दोनों टर्म है, ये दोनों क्या है, टर्म है, तो वो दोनों टर्म के डायमेंशन भी क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम। हमने ऐसा देखा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि हम कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं वो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ T। तो E का डायमेंशन कितना होता है T1, क्योंकि T क्या है, टाइम है। ओके, चलो अभी हम फाइंड करते हैं, ए का डायमेंशन मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया, ई का मिल गया, अभी डी का डायमेंशन बाकी है। तो ये पूरे टर्म को हम ए टर्म से इक्वल करते हैं। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो डी का डायमेंशन आपको पता है नहीं। ओके, टी क्यूब मतलब क्या होता है, टी क्यूब, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, क्यूब दिया है तो क्यूब करना है। एंड ये पूरा आपको क्या दिया गया है, टाइम। टाइम के साथ टाइम ऐड करो तो आपको क्या मिलता है, टाइम ही मिलता है। तो ये किसका डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है। ओके, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होता है L1। ये समझ में आया ना, आप 2 सेकेंड में अगर 3 सेकेंड ऐड करते हो तो आपको आंसर सेकेंड में ही मिलता है, तो एक टाइम का डायमेंशन ही मिलता है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा T1। ओके, चलो आगे जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो T2 और यहाँ पे क्या है L1। ओके, तो D का डायमेंशन क्या होगा, T स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो L1 T माइनस 2। ओके, तो D का डायमेंशन क्या होता है L1 T माइनस 2। तो सारे कांस्टेंट के डायमेंशन हमें मिल गए, जितने भी फाइंड करने थे A B C D E, तो सबका डायमेंशन मिल गया। A का होता है L1, B का होता है L1 T माइनस 1, C का होता है L1 T माइनस 2, E का होता है L1 और D का होता है L1 T माइनस 2। ओके, चलो एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, नया एग्जाम्पल। चलो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A बाई B इन इक्वेशन P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन B, A माइनस टी स्क्वायर अपॉन BX। ओके, जिसमें आपको दिया गया है P क्या दिया गया है, प्रेशर, T क्या दिया गया है, टाइम,
और x क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो अभी आपको फाइंड करना है a अपॉन b का डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a एक टर्म है और टी स्क्वायर भी एक टर्म है। ये दोनों टर्म को हमने क्या किया है, माइनस किया है। उसका मतलब क्या होगा, किस टर्म को हम माइनस कर सकते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में से माइनस कर सकते हैं। उसका मतलब ऐसा हुआ कि ए दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर। ए का डायमेंशन मिल गया। अभी क्या होगा, ए एक पूरा टर्म है एंड ए एक टर्म है, तो ए दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, राइट है। अगर डायमेंशन सेम होगा तो ही इक्वेशन राइट होगा। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ पी। ओके, पी मतलब क्या दिया गया है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो m1 L1 T माइनस 2 एंड एरिया क्या है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। m1 L1 L2 क्या हो जाएगा, L माइनस 1, ये क्या होगा, T माइनस 2। तो ये किसका डायमेंशन होता है, प्रेशर का। ओके, तो चलो वैल्यू रखते हैं। a माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस टी स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम का स्क्वायर ही दिया गया है। ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेमी होगा, तो कितना है वो, टी स्क्वायर दिया गया है। ओके, b का डायमेंशन आपको पता है नहीं, x मतलब दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, उनका डायमेंशन क्या होता है, L1 एंड प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे क्या दिया गया है, m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। b को हम यहाँ पे ले जाते हैं एंड ये पूरे डायमेंशन को हम यहाँ पे लाते हैं, तो क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन m1 L माइनस 1 T माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू b। सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले m लिखते हैं, तो m कितना होगा, माइनस 1 ऊपर जाएगा तो l क्या होगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो l का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0। l का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0। टाइम क्या होगा, 2 है, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4। ओके, तो b का डायमेंशन क्या मिलता है आपको, ये किसका डायमेंशन मिला, b। अभी हमें फाइंड क्या करना है, a बाई b, तो करो a अपॉन b। a का डायमेंशन T2 है, b का डायमेंशन क्या है, m माइनस 1 L0 T4। ओके, चलो m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1, l कितना रहेगा, 0, T2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो ये किसका डायमेंशन मिलता है, a बाई b का डायमेंशन क्या होता है, m1 L0 T माइनस 2। ओके, चलो लेवल अप करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। एक और क्वेश्चन दिया गया है, अभी हम एक्सपोनेंट वाला एग्जाम्पल समझते हैं। आपको करना है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा इन इक्वेशन p इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू अल्फा टी। ओके, यहाँ पे एक एक्सपोनेंट वाला इक्वेशन दिया गया है, तो ये एग्जाम्पल को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, आपको याद रखना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम लिख देते हैं। p क्या है आपको दिया गया है, नहीं। p नॉट भी आपको दिया गया है, नहीं। आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि एक इक्वेशन में t मतलब होता है टाइम। ओके, आपको फाइंड करना है, अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। अभी बहुत ध्यान से आपको सुनना है। e मतलब होता है एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट एक कांस्टेंट होता है, उनकी वैल्यू होती है 2.7। उनकी वैल्यू कितनी होती है, 2.7। ओके, तो 2.7 का कितना भी पावर करो, 2.7 का कितना भी पावर करो, 1 करो या फिर 2 करो या फिर 3 करो, वो सबका आंसर किस में आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आता है। मतलब इन शॉर्ट वो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो ये जो पूरा टर्म है ना वो क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या मिलती है, एक न्यूमेरिकल डिजिट मिलता है जो कि क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? तो चलो, उसका मतलब ऐसा होता है कि जो ऊपर अल्फा टी दिया है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। वो क्या है, डायमेंशन लेस। तो ऐसा होता है डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू m0 L0 T0। ओके, वो डायमेंशन लेस है, मतलब उसके पास कोई डायमेंशन होगे नहीं। तो अल्फा का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। टी का डायमेंशन होता है T1 इज इक्वल टू m0 L0 T0। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, m0 L0 T, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो मिल गया अल्फा का डायमेंशन। था बहुत सिंपल, समझ में आया कि नहीं? आपको सिर्फ ए वाले क्वेश्चन में याद सिर्फ इतना रखना है कि जब भी एक्सपोनेंट दिया गया हो एंड वो एक्सपोनेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो डायमेंशन लेस होता है, उनका जो पावर होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसके पास कोई डायमेंशन होते हैं नहीं। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी, ये पावर है, एक्सपोनेंट का पावर है। ओके, वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा m0 L0 T0। बाद में हमने क्या किया, अल्फा का डायमेंशन फाइंड किया, वो कितना आया, -T1। ओके, चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेवल अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन इक्वेशन p is equal to alpha by beta e raised to minus अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ओके, ऐसा एक आपको इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन में आपको फाइंड करना है, बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, खुद से ट्राई करो पॉज करके, अगर नहीं आता है तो हम करेंगे। ओके, चलो, एक क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ऐसा है कि पी आपको दिया गया है प्रेशर। ओके, बाद में जेड आपको दिया गया है डिस्टेंस, बाद में के आपको दिया गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसको सिंपली उनका डायमेंशन फाइंड करने के लिए उसका ऐसा यूनिट दिया गया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर केल्विन। ओके, थीटा आपको दिया गया है टेम्परेचर, एंड आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, चलो, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये एक्सपोनेंट का पावर दिया गया है, जो एक्सपोनेंट का पावर दिया गया है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m0 L0 T0। ओके, वो डायमेंशन लेस होता है। बाद में अल्फा का डायमेंशन पहले हम फाइंड करते हैं, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय जेड मतलब क्या है, डिस्टेंस का क्या होता है, L1। के मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसका डायमेंशन हम पहले फाइंड कर लेते हैं। किलोग्राम मतलब क्या होता है, m1, किलोग्राम मतलब क्या होता है, L1 सॉरी m1। मीटर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, L स्क्वायर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, टाइम का स्क्वायर, एंड के मतलब होता है केल्विन, एंड केल्विन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका डायमेंशन क्या होता है, थीटा। ओके, तो उनका डायमेंशन क्या बनता है, m1 L2 T-2 थीटा -1। ये किसका डायमेंशन हुआ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हुआ। ओके, चलो, उनकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, m1 L2 T-2 थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय क्या है, थीटा 1 दिया हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू m0 L0 T0। ओके, यहाँ पे थीटा -1 थीटा 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय L1, नीचे जो भी है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, उसको वहाँ पे ले जाते हैं, तो क्या होगा, m1 L2 T-2, ये यहाँ पे जाएगा तो सेम टू सेम ही रहेगा, m1 L2 T-2। ओके, अभी L1 को उस साइड ले जाते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, m1 L2 एंड नीचे L1, तो क्या हो जाएगा, L1 T-2। तो अल्फा का डायमेंशन हमें मिल गया। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे,
कि ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। मैंने पहले बोला था कि एक्सपोनेंट दिया हुआ है एंड एक्सपोनेंट का कोई भी पावर आप लो, उनकी वैल्यू क्या मिलती है, न्यूमेरिकल डिजिट मिलती है एंड वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो इसके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ओके, उसके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। तो जो ये अल्फा बाय बीटा है उनका डायमेंशन किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ पी। लास्ट एग्जाम्पल में हमने पी प्रेशर का डायमेंशन फाइंड किया था। प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ओके, फोर्स मतलब क्या होता है, m1 L1 T माइनस टू एंड एरिया मतलब क्या होता है, L2। तो आंसर क्या आता है, m1 L माइनस वन T माइनस टू। ओके, चलो यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन आपको पता है क्या है, m1 L1 T माइनस टू, m1 L1 T माइनस टू अपॉन बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, वो आपको यहाँ पे दिया गया है m1 L माइनस वन T माइनस टू। ओके, चलो अभी बीटा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा यहाँ पे जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो m1 L1 T माइनस टू अपॉन m1 L माइनस वन T माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा। m1 कैंसल, L1 L माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m0 हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा और T कितना हो जाएगा, -2, ऊपर जाएगा तो +2 मतलब कैंसिल, मतलब T भी कितना हो जाएगा, 0। तो बीटा का डायमेंशन क्या मिलता है, m0 L2 T0। ओके, चलो अभी एक साइन कोस का एक एग्जांपल देखते हैं। एक साइन कोस इक्वेशन वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, ओमेगा एंड के इन इक्वेशन। एक वेव का इक्वेशन दिया गया है जिसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे साइन दिया हुआ है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे साइन के अंदर ब्रैकेट में जितना कुछ भी दिया होता है वो सारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि साइन के ब्रैकेट में जितना कुछ भी दिया होता है वो सारे क्या होते हैं, एंगल होते हैं। यहाँ पे ओमेगा टी वन टाइप ऑफ एंगल है जिसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 60 डिग्री। फॉर एग्जांपल वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे दूसरा एक एंगल दिया गया है के एक्स, वो भी एक एंगल है जो फॉर एग्जांपल दिया गया है 30 डिग्री। ओके, तो ये जो भी एंगल है वो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, एंगल के पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। ओके, तो यहाँ पे साइन के ब्रैकेट में ओमेगा टी के एक्स, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, उसके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू m0 L0 T0, वो दोनों का डायमेंशन क्या होता है, m0 L0 T0। ओके, तो ओमेगा का डायमेंशन मुझे फाइंड करना है, t का डायमेंशन क्या होता है, T1 इज इक्वल टू m0 L0 T0। t जब इस साइड जाता है तो उनका डायमेंशन क्या हो जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू m0 T0 सॉरी m0 L0 और क्या हो जाता है t माइनस वन। तो हमें किसका डायमेंशन मिल गया, ओमेगा का डायमेंशन मिल गया। सेम टू सेम के एक्स भी वन टाइप ऑफ एंगल है तो वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, m0 L0 T0। के का डायमेंशन आपको पता है नहीं, x मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। आपको ये एक इक्वेशन में क्या क्या गिवन है, इक्वेशन में पहले तो y इज इक्वल टू आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। क्वेश्चन में y मतलब क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, बाद में t मतलब दिया गया है टाइम। क्वेश्चन में t मतलब क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। और x मतलब दिया गया है डिस्टेंस, कि वो वेव t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब x मतलब क्या दिया गया है, डिस्टेंस।
तो यहाँ पे x का डायमेंशन क्या होता है, L1 इज इक्वल टू क्या होता है, m0 L0 T0। ओके चलो, तो L1 उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है m0 L-1 T0। तो यहाँ पे k का भी डायमेंशन मिल गया। ओके, k का भी डायमेंशन मिल गया। अभी किसका डायमेंशन फाइंड करना है, a। अभी यहाँ पे ध्यान से आपको ये देखना है, ये जो पूरा साइन वाला टर्म है वो पूरे का डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन की कोई भी वैल्यू आप रखो तो उसका आंसर क्या आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आता है। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन होता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री और के एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो साइन कितना होगा, 60 माइनस 30 मतलब कितना होगा, 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। जो डायमेंशन लेस होते हैं उसके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसके पास कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो ए का डायमेंशन किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। तो डायमेंशन ऑफ y मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, L1। तो डायमेंशन ऑफ ए भी आपको क्या मिलता है, L1। तो उसका मास का डायमेंशन 0 होता है, टाइम का डायमेंशन भी क्या होता है, 0 होता है। ओके, अभी तीनों के डायमेंशन मिल गए, ए ओमेगा और टी, सॉरी ए ओमेगा और के, तीनों के डायमेंशन मिल गए। ओके चलो, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर का। अब हम देखने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या उनको आप एक यूनिट सिस्टम में से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें एक होता है n और दूसरा होता है u। n का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u का मतलब क्या होता है, यूनिट। क्या मैं ए फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें 1 मतलब कितना होता है, n1, एंड मीटर मतलब क्या होता है, u1। 100 मतलब क्या होता है, n2, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, u2। मतलब आप जनरली ये एक यूनिट सिस्टम में से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। वो हमने कहाँ से डिराइव किया, यहाँ से, कि फिजिकल क्वांटिटी को ही हम दो टर्म से डिनोट करते हैं, n एंड u से। ओके, आप ऐसा भी लिखते हो ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे ये n1 होता है, ये u1 होता है, ये n2 होता है, और ये क्या होता है, u2। ओके चलो, अगर नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। आपको 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डायन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो वो है फोर्स का, किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, m1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। ओके, दूसरा, अभी जो फोर्स का डायमेंशन है वो आपको सेंटर में लिखना है, m1 L1 T-2। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है 1 न्यूटन। यहाँ पे क्या लिखना है, 1 न्यूटन। मतलब ये आपका हुआ n1 और ये आपका हुआ u1। यहाँ पे आपको हाउ मेनी डायन वो आपको फाइंड करना है, मतलब n2 फाइंड करना है, u2 आपको दिया हुआ है। ओके चलो, न्यूटन है वो फोर्स का ऐसा यूनिट है, वो फोर्स का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। एंड डायन है वो फोर्स का है सीजीएस यूनिट, क्या है, सीजीएस यूनिट है। ओके, आपको पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायन मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो, यहाँ पे हम
मास को m1 से डिनोट करते हैं, लेंथ को l1 से और टाइम को t1 से। यहाँ पे हम मास को m2, लेंथ को l2 और टाइम को t2 से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को करते हैं मीटर में और टाइम को करते हैं सेकंड में। यहाँ पे हम मास को मेजर करते हैं ग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ओके, तो ये तीनों से मिलकर क्या बनेगा आपका U1, वो कितना होगा, तो m1 की पावर कितनी है 1 है, l1 की भी पावर कितनी है 1 है और t1 की पावर कितनी है -2। तो यहाँ पे आपका U2 क्या बनेगा, m2 की पावर कितनी है 1 है। ओके, यहाँ पे दी है, l2 की भी पावर 1 है और t2 की पावर कितनी है -2 है। ओके, अभी आपको जो यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला रखना है, मतलब कौन सा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। n1 की वैल्यू कितनी दी है 1, u1 आपको कितना दिया गया है, ये u1 है आपका। ओके, वो है m1 की पावर 1, l1 की पावर 1, t1 की पावर -2। n2 आपको फाइंड करना है। u1 आपको कितना दिया गया है, सॉरी u2 आपको कितना दिया गया है, इतना, मतलब कितना, m2 की पावर 1, l2 की पावर 1, t2 की पावर कितनी दी है -2। ओके, अभी n2 फाइंड करना है आपको, तो ये पूरा नीचे आएगा। ओके, मैं कर देता हूँ m1 के अपॉन m2, l1 के अपॉन l2 एंड t1 के अपॉन t2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m1 अपॉन m2 होल पावर 1 मल्टीप्लाई बाय l1 अपॉन l2 होल पावर 1 मल्टीप्लाई बाय t1 अपॉन t2 होल पावर -2 इज इक्वल टू n2। ओके, चलो m1 किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, m2 किस में होता है, ग्राम में, पावर 1, l1 किस में है, मीटर में, l2 किस में है, सेंटीमीटर में, पावर 1। ओके, ये दोनों किस में है, सेकंड में, पावर -2 इज इक्वल टू n2। ओके, चलो बाकी का यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं। किलोग्राम मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर दिया है 1। ओके, मीटर मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर और नीचे भी क्या आता है, सेंटीमीटर, पावर दिया है 1। ओके, बाद में सेकंड अपॉन सेकंड एंड उसका पावर कितना दिया है, -2 इज इक्वल टू दिया है n2। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा एंड 1 का पावर -2, उसका भी आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। ये 10 पावर कितना हो जाएगा, 3000 है इसलिए ग्राम ग्राम कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10 पावर 200 है इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, इज इक्वल टू n2। तो n2 इज इक्वल टू आपको कितना मिला है, n2 इज इक्वल टू आपको कितना मिला है, 10 पावर 3 10 पावर 2, तो कितना हो जाएगा 10 पावर 5 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब आपको n2 कितना मिला, 10 पावर 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 पावर 5 डायन होता है। ये वाली जो मेथड है वो है डायमेंशन का यूज करके हम कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो दूसरी मेथड है, ये वाली मेथड आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में फॉलो करनी है। अगर आपको जी के एग्जामिनेशन में या फिर नीट के एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे, यूनिट की हेल्प से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको ऐसा दिया गया है 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन आपको दिया गया है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना दिया गया है। बाद में किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। आपको डायरेक्टली लिखना है कि किलोग्राम मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। मीटर मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर एंड नीचे क्या दिया गया है, सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो 1000 मतलब होता है 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब होता है 10 पावर 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, 10 पावर 3 10 पावर 2 क्या होता है, 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, डाइन। तो 10 पावर 5 एंड क्या होता है, डाइन। और ये क्या है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन होते हैं,
10 पावर 5 डाइन होता है। अगर आपको जी की एग्जामिनेशन में पूछे तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिट। यूनिट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है। केजी मतलब कितना होता है 100 ग्राम, मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अगर स्कूल के एग्जामिनेशन में आपको पूछे तो आपको डायमेंशन वाली मेथड फॉलो करनी है। ओके, चलो तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं जो जी की एग्जामिनेशन में या फिर जी एडवांस के एग्जामिनेशन में आपको देखने को बार बार मिलेंगे। वैसे सारे हम सम सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो आपको फ़िलहाल ये लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी सम करवाए हैं वो सारे सम की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय बाय।